आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, तस्नीम मुलाकात में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान जी। आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या क्या योजना लेके आई है और जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से वादे किए थे उन वादों में कहां तक खरी उतरी है, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? सभी को आदाब। आज तस्नीम टीवी ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है कि आपने मेरे को यहाँ पर इनवाइट किया और मेरे को आपसे वार्ता करने का अवसर मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस नए टीवी के लिए मैं जो है दुआएं करता हूँ कि आने वाले समय में ये पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपना वर्चस्व करते हुए और एक लोकप्रिय टीवी के रूप में अपना स्थान पाए। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या करती है और क्या क्या योजनाएं हैं। मैं आपको ये बताऊं कि 2014 के बाद में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली है, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के वादे के ऊपर में खरे उतरते हुए जितनी भी योजनाएं केंद्र में चलाई है उन सभी का फायदा अगर आप देखते हैं तो ग्राउंड लेवल तक यानी धरातल पर सभी लोगों को तो पहुंचा ही पहुंचा है, लेकिन विशेष तौर से अल्पसंख्यक समाज के बाहुल्य क्षेत्र जहां पर है, चाहे वो शहरों में है चाहे गांव में है, वहां पर भी एक समान रूप से सभी को फायदा पहुंचा है। भारत सरकार में एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर में गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और वो ही नहीं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए चलाई गई। करीब करीब 20 योजनाएं ऐसी चली, चाहे वो नई रोशनी होगी, चाहे तो वो बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन की स्कीम होगी, चाहे तो वो नई रोशनी के साथ साथ नई उड़ान होगी। ये अनेक योजनाएं ऐसी है जो समय समय पर अल्पसंख्यक समाज को लोन भी देती है, उनकी पढ़ाई के लिए और उनके रोजगार के लिए, और उनको प्रशिक्षण दे करके, अलग अलग टेक्निकल प्रशिक्षण दे करके रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है। और आने वाले दिनों में भी केंद्र सरकार लगातार अल्पसंख्यक समाज के लिए इन योजनाओं को क्रियान्वित करेगी और नई नई योजनाएं ला करके समान रूप से इस देश का प्रत्येक नागरिक आगे बढ़े, इस तरीके की सोच रख करके केंद्र की सरकार लगातार काम करती रहेगी। और अगर राज्य सरकार हमारी अगर राजस्थान में अगर थी तो भी वो कल्याणकारी कर रही थी, और आने वाले समय में जब राज्य सरकार आएगी तो निश्चित रूप से वो कल्याण कार्य चला करके और अल्पसंख्यक समाज के लिए लगातार काम करेगी। अच्छा सर, आपने कहा कि अभी 2014 से पहले और 2014 के बाद में जब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने एक नारा बहुत मशहूर हुआ था कि सबका साथ और सबका विकास। तो अभी जो भी पिछला चुनाव गया है उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी और मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो एक भी कैंडिडेट बीजेपी में मुस्लिम नहीं था, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखें, भारत के अंदर में जो योजनाएं केंद्र की चलाई गई, चाहे शौचालय बने हैं 11 करोड़, उसमें 35% फायदा उन बाहुल्य मुस्लिम एरियाओं को मिला जो भारत के अंदर में चाहे गांव में है या शहरों में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, 80 करोड़ लोगों को पूरे भारतवर्ष में फायदा मिला, जिसके अंदर में 25 करोड़ मुस्लिम देश के अंदर में 15 करोड़ मुस्लिम को फायदा मिला इसका। यानी एक महीने में 5 किलो अनाज लगातार कोरोना काल में जब देश में मुस्लिम समाज के लोग गरीबी से जूझ रहे थे, जिस तरीके से सब लोग ही जूझ रहे थे, लेकिन विशेष रूप से जो मैं अल्पसंख्यक समाज की बात करता हूँ तो उस बेरोजगारी के समय में उनको अनाज की योजनाओं का फायदा केंद्र से मिला। जब हमारी स्टेट सरकार की जब बात करेंगे राजस्थान में तो उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया। और वो ही नहीं, जब हम बात करते हैं कि देश के अंदर में जब गैस कनेक्शन की बात आई, रसोई गैस की, 9 करोड़ गैस कनेक्शन फ्री में आवंटित किए गए। मैं आपको बताऊं कि 30% फायदा अल्पसंख्यक समाज को मिला। यानी घर घर में जहां पर
गरीब परिवार थे और उनकी ताकत नहीं थी कि वो नई गैस का कनेक्शन खरीद ले, उनको फ्री में गैस उपलब्ध कराई गई। और वो ही नहीं है, जन धन खाते 45 करोड़ भारत में खुले, सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज की महिलाओं ने इसका फायदा उठाया। कोरोना काल में जब केंद्र ने खातों में पैसे डाले तो महिलाएं लाइन लगा करके पैसे लेने जाती थी और अपने खातों से पैसे निकाल करके खर्च किया करती थी। और वो ही नहीं है, आयुष्मान भारत यानी फ्री में इलाज, 5 करोड़ रुपए का फ्री इलाज 18 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा, जिसके अंदर में 27% मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को पहुंचा, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को पहुंचा। और वही नहीं है, 12 रुपए में जो इंश्योरेंस हुआ, 23 करोड़ लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, उसके अंदर में 30% से ज़्यादा फायदा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पहुंचा। तो भारत के अंदर में कितने एमएलए थे या कितने एमपी थे वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात यह है कि कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मुस्लिम समाज को कितना पहुंचा। और मैं अगर आपको सभी योजनाओं को 1 बाय 1 गिनाना शुरू करूंगा तो मेरे को करीब करीब 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण योजनाओं की बात आपके सामने रखी है। और वो ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के हाथ में, पुरुषों के हाथ में, बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ऐसी सोच वाले प्रधानमंत्री इस देश के अंदर में, जो सभी वर्गों के कल्याणकारी कार्यों की बात सोचते हैं, सभी क्षेत्र के लोगों की सोचते हैं, सभी जाति धर्म, उनका मकसद केवल एक ही है कि हमारा नागरिक होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, और भारत के किसी भी कोने में अगर वो रहता है तो उसके कल्याणकारी कार्यों को हम करते रहें, अंजाम देते रहें, और धरातल पर इसका रिजल्ट नजर आए। ये काम अगर करते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, आपने कहा कि प्रधानमंत्री सबका साथ और सबके विकास के अंदर पूरा पूरा खरा उतर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अभी जो देश के अंदर जो हर दिन एक नई नफरत पैदा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की उस पर चुप्पी क्यों है? चाहे आप उसके 3 तलाक ले सकते हो या फिर हिजाब का मामला ले सकते हो, और भी बहुत सारे रोज़ बरोज़ आए दिन एक नया प्रोपेगेंडा ईजाद किया जा रहा है, तो उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है? प्रधानमंत्री इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी एक क्रिकेटर की जब एक उंगली टूट गई थी, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने अपना एक ट्वीट किया, लेकिन जो ये नफरत फैल रही है इसके ऊपर प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, लगातार प्रधानमंत्री जी देश की एकता के लिए, देश में स्नेह और प्यार बना रहे इसके लिए, और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा चाहे पहनावा कैसा होगा, चाहे हम कौन से क्षेत्र में रह रहे होंगे, चाहे हम कौन सी भाषा बोलते रहे होंगे, लेकिन इस देश की एक संस्कृति है। और इस संस्कृति के अंदर हमारा जो रहन सहन और हमारा जो भाईचारा है, जो सदियों से चलता आ रहा है, उस भाईचारे को चाहे कोई कुछ कर ले, ना तो कभी आँच आई थी, ना आँच है, ना आने वाले समय में आने वाली है। हम सभी देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते होंगे, हम एक हैं और एक रहेंगे। और मैंने आपको भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी जिन्हों को किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप ये कहें कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा बने, उसकी शिक्षा का स्तर ऊपर आए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 2011-12 के अंदर में जब प्रधानमंत्री जी देश की कमान इनके हाथ में नहीं थी, तब एक सर्वे हुआ था, तो उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक समाज के लोग 1 करोड़ 20 लाख थे, और जब दोबारा सर्वे हुआ 2016-17 के अंदर में, तो 1 करोड़ 70 लाख संख्या पहुंची। ये ऐसे ही नहीं पहुंची, 2014 के बाद में प्रधानमंत्री जी ने लगातार अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा के लिए प्रयत्न किए। और अल्पसंख्यक समाज के लिए क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि एक गरीब, एक नीचे तबके का आदमी जिसको आवश्यकता है, जो पढ़ना चाहता है, जिसके स्तर को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, वो फील्ड में लग करके लगातार काम करने में विश्वास करते हैं। और वो काम करने में विश्वास ही नहीं है, ये काम हमें धरातल पर नजर भी आ रहा है। और वही नहीं है, आप देखें ना, कितने लोग हज पे जाया करते थे पहले, 1,36,000। प्रधानमंत्री जी ने सऊदी अरब के प्रिंस से बात की, हमारे लोगों का हज का कोटा बढ़ना चाहिए, और उसको 1,75,000 तक बढ़वाया। जो फ्लाइट जाया करती थी हज के लिए, उनमें सुविधाएं बढ़ाने का काम किया। फ्लाइट की
जो ट्रिप है उसको बढ़ाने का काम किया। और मैं कहूँ जब राजस्थान की बात आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने राजस्थान से डायरेक्ट हज के लिए फ्लाइट प्रारंभ की, यही पार्टी थी। और आप देख लीजिए ना, जब देश आज़ाद हुआ था तब अल्पसंख्यक समाज की नौकरियों में जो भागीदारी थी करीब 25 से 30% हुआ करती थी। अन्य पार्टियों ने लगातार इस देश में राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। बहुत कम समय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश पर राज किया है। दूसरी पार्टियों के राज में उन्होंने अल्पसंख्यक समाज का वोट तो बंटोरने का काम किया, उन्होंने शायद कुछ सांसद भी दिए होंगे, विधायक भी दिए होंगे। जब बात आप धरातल पर देखते हैं तो उनकी कंडीशन क्या हो गई? 2% आज सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समाज के लोग मिलने भी मुश्किल है। तो आप ये कहते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी करते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी है, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जब से वो देश की कमान उन्होंने संभाली है 2014 के बाद में मुस्लिम समाज की शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने लगातार प्रयत्न किया ही नहीं है, धरातल पे भाई उसको उतारने का काम किया है। सर, रोजगार के लिए आप बोल रहे हैं कि रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, काफ़ी 2-2 सालों से लोग अपने फॉर्म भरे हुए हैं लेकिन अभी तक उनका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखें, ऐसा है, रोजगार के लिए दो ऐसे साधन है जहां पर लोग प्रयत्न करते हैं, एक तो सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट सेक्टर। पूरे देश के लोगों को सरकारी नौकरी में समाना भी संभव नहीं होता, लेकिन देश की जो सरकार है इन्होंने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, नए उद्योग धंधे खोलने के लिए, शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए और बच्चों को नई नई टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, उनको नए नए हुनर उनके हाथ में दिया जाए, उसके अनेक करोड़ों की तादाद में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए, उनको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया और उनको हाथ का हुनर उनको सिखा करके उनको सेल्फ डिपेंडेबल बनाया गया और अपने खुद के उद्योग धंधे खोलने के लिए उनको टेक्निकल शिक्षा तो दी गई, बाकी लोन भी बिना ब्याज के दिया गया और उस बिना ब्याज के लोन के कारण उन्होंने अपने खुद के उद्योग धंधे खुद खोले और उन करोड़ों लोगों को ऐसे रोजगार मिला। हम हमेशा ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी को ही हम रोजगार कहते हैं, ऐसा नहीं है। सेल्फ डिपेंडेबल यानी अपना खुद का उद्योग धंधा, अपने खुद का एक छोटा स्केल का व्यापार प्रारंभ करना और उस व्यापार से अपने आप को उच्च स्तर पर लाना, अपने आप को आगे बढ़ाना, ये भी एक रोजगार का ही एक रास्ता है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किए हैं और देश के युवाओं को सेल्फ प्रशिक्षण और अपने ओन उद्योग धंधे खोलने के लिए जितने प्रयत्न और धरातल पर इस पर काम किया है आज तक सरकारों ने किसी ने नहीं किया है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि यानी नरेंद्र मोदी जी अपने पूरे वादों पर खरे उतर रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि देश के जो मौजूदा हालात है, अभी आपको पता ही है कि जो नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई है उससे मुतल्लिक जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो प्रोटेस्ट के अंदर जावेद पंप उसके घर को मसमार कर दिया गया और पार्टी और वहाँ की सरकार बोलती है कि हमने उनको नोटिस दे दिया था, उसके घर पे नोटिस चिपका दिया गया। लेकिन जावेद पंप की जो बीवी है आफरीन शेख, उनका कहना है कि हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आया और जो उनकी लड़की है फातिमा, उनका कहना था कि मेरे अब्बा जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ उस दिन घर पे ही थे, हालांकि उनके पास कई कॉल आए और वहाँ की सरकार बोल रही है कि इनके व्हाट्सएप के ऊपर कई चैटिंग और कई बहुत सारी कॉल्स पर बात की गई। तो वो बोल रहे हैं कि हमें इसका अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो सबके सामने लाओ, तो और घर को मसमार कर दिया गया। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी कमा कर एक घर बनाता है उसको वो लोग बुलडोज कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कई ऐसे मामले होते हैं जो स्थानीय प्रशासन स्तर के होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम उस स्तर के होते हैं। क्या वैध है क्या अवैध है वो वहाँ का स्थानीय प्रशासन इस चीज़ को देखता है। इसलिए हम इन विषयों को देश की सांप्रदायिकता से या देश के किसी भी धर्म विशेष से नहीं जोड़ सकते। और मैंने आपको भी कहा था कि देश के अंदर में अमन चैन
और भाईचारा हमारा हमेशा से रहा है। हम कौन से धर्म के मानने वाले हैं, हमने इन चीज़ों को कभी देखा ही नहीं है। और इस देश के अंदर में सभी को अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार हमने हमारे संविधान से प्राप्त किया है, और इस देश का कानून संविधान से चलता है। इसलिए इस देश में हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक माला के अंदर में रुपे हुए हैं, और उस माला के रूप में हम काम करते हैं। हमारे इस जो सांस्कृतिक और हमारा जो हर क्षेत्र में जो भाईचारा है, इसको कहीं आंच नहीं आ सकती। हो सकता है कुछ क्षणों के लिए हमें ऐसा लगता है, लेकिन हमारी जो ये मजबूती का भाईचारा है, इसको कोई हिला नहीं सकता। सदियों से ऐसे प्रयास हुए हैं और ऐसे प्रयास असफल हुए हैं। इसलिए हमारा भाईचारा, इस देश का भाईचारा और इस राष्ट्र का भाईचारा, इसको कोई डगमगा नहीं सकता। हम एक थे, एक हैं, और इन हिंदुस्तान के सभी लोग आने वाले समय में भी हम एक रहेंगे। नहीं सर, अभी जो देश के जो हालात चल रहे हैं, देश को किस रुख में ले जाना चाहते हैं ये लोग। 2014 से पहले एकदम अमन कायम था, लेकिन कहीं ना कहीं 2014 के बाद में ये जितनी भी नफरत फैल रही है, ये 2014 के बाद में फैली गई है। और अमन इंसाफ ये कायम रहे। आई होप, मेरी भी ये दुआ है कि अमन इंसाफ ता क़यामत तक जारी रहे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और बहुत से लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, एक दूसरे को मार रहे हैं, उसके ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं अपने नरेंद्र मोदी जी। आप सर्वे करा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल और दूसरी पार्टियों के कार्यकालों का आपको सर्वे में पता चलेगा कि जो सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे अन्य पार्टियों के राज में, उनमें और आज 2014 के बाद में, जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, सांप्रदायिक दंगे 25% भी नहीं बचे हैं। यानी देश में 75% सांप्रदायिक दंगे खत्म हुए हैं। और आप देख लीजिए ना, कश्मीर के 2016 का सर्वे देखें आप, 2700 पत्थरबाजी की घटना हुआ करती थी। 2018 में सर्वे हुआ, वो घटनाएं 2000 तक पहुंच गई। 2019 में सर्वे हुआ, वो घटनाएं 1500 तक पहुंची। 2021 में सर्वे हुआ, वो घटनाएं 250 तक पहुंची, और आज वो घटनाएं कुछ सैकड़ों में ही है। तो ये अमन और चैन का एक प्रैक्टिकल धरातल पर दिखने वाला एक रिजल्ट है। आज वो बच्चे जो पत्थरबाजी किया करते थे कश्मीर में, आज वो स्कूल जा रहे हैं, उनके हाथों में किताब है, कंप्यूटर है, फुटबॉल है, क्रिकेट की गेंद है। आज वो अपने भविष्य को बनाने में लगे हैं। आने वाले दिनों में वो कलेक्टर बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जिन बच्चों का भविष्य है, जो बच्चे नाबालिग थे, उनको अपने भविष्य का पता ही नहीं हुआ करता था, वो किसी के सिखाने पर ऐसे किया करते थे, आज उनका भविष्य बन रहा है। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको दिया है। इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में धरातल पर अगर आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों की स्थिति 2014 से पहले जो थी, इससे बहुत ही किसी भी क्षेत्र में देखे बेहतर हुई है। और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये और बेहतर होगी। निश्चित रूप से अगर कोई सोचता है कोई क्षण के लिए कि हमारे भाईचारे में कहीं बिगाड़ होगा, तो वो गलतफहमी ना पाले। हमारा भाईचारा कभी ना तो खराब था, ना है, और ना होने वाला है, और ना इसको कभी आँच आने वाली है। हम इस देश के राष्ट्रभक्त हैं, और थे, हैं, और हमेशा रहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ कर रही है, आप हमारे नाजरीन को, दर्शकों को बताइए। देखें, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की निश्चित रूप से प्रतिष्ठा बढ़ाई है। अब आप देखें ना, 2014 के बाद में जब प्रधानमंत्री जी इस देश की कमान संभाली है, जब से विदेशों के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही सुदृढ़ हुए हैं, अच्छे हुए हैं, और देश की पहचान एक जोरदार तरीके से विश्व में बनी है। जब चाइना ने कांग्रेस के राज में देश पर हमला किया था, चाइना ने हमारी कितनी एकड़ जमीन कब्जे में कर ली थी। और अब देखो ना, चाइना ने प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के केवल आंख दिखाने मात्र से ही उनको वहां से हटना पड़ा। यह एक विदेशी पॉलिसी का एक हिस्सा है,
और वो ही नहीं है किसी देश में स्ट्राइक करना, एयर स्ट्राइक करना। ये पहले अमेरिका किया करता था, जो भारत ने कर दिखाया। और वो ही नहीं है, जब किसी देश में पहले वार हुआ करता था तो अमेरिकन ही एक ऐसा देश था जो अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट समय पर कर लिया करते थे। उन्हीं अपने देश के लोगों को आंच नहीं आने दिया करते थे। वो लोग जिक्र किया करते थे कि भाई हम कुवैत में है, हम इराक में है, हम बहरीन में है, या हम किसी भी देश में है, अगर वहाँ किसी कारण से कोई झगड़ा फसाद या अशांति फैल गई है तो अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो अपने लोगों को वहाँ से निकालने में सबसे पहला उसका स्थान हुआ करता था। लेकिन आज भारत ने अमेरिका से आगे बढ़ करके अपने देशवासियों को तो वहाँ से निकाला ही निकाला है, लेकिन अन्य देश के लोग जो थे वहाँ पर उनका भी सहयोग किया है। आज जब कोरोना काल था तो हमारे लोगों को जो विदेशों में थे उनको समय पर वहाँ से इवैक्यूएट करके हमारे देश में लाया गया। और जब अभी देखें ना, यूक्रेन और रशिया का जो वार हुआ, हमारे जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए थे उनको सभी को इवैक्यूएट करके अपने देश में लाया गया। ये अपने देश के नागरिकों के लिए सोचना, उनकी सुरक्षा के लिए सोचना, ये ऐसा ही नहीं बना है काम, ये ऐसा ही नहीं हुआ है। ये भी एक विदेश नीति का पार्ट है कि हमारा स्तर कहाँ पहुँचा है। जब प्रधानमंत्री जी वाशिंगटन डीसी में कहीं पर भाषण देने के लिए जाते हैं, अपने विचार रखने के लिए जाते हैं, तो उस हॉल में आने के लिए टिकटों की ब्लैक होती है वहाँ पर। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये जलस करते हैं, वो कहते हैं कि हम इस देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, हमारी सभा में लोगों के आने का टोटा रहता है। और भारत के प्रधानमंत्री की सभा में लोगों को अंदर एंट्री करने के लिए ब्लैक में टिकटें खरीदनी पड़ रही है। यह है देश की प्रतिष्ठा विदेशों के अंदर में। इसको कहते हैं आने वाले समय में भी निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु की तरफ अपना कदम लगातार भारत बढ़ाता जा रहा है। और वो ही नहीं है, हम कहानियों में सुनते हैं कि देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। वो दिन दूर नहीं है जब विश्व के अन्य देश है वो ये लोहा मानेंगे कि भारतवर्ष ने वो अपनी प्रतिष्ठा वापस पाई है। जो पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी वो एक दिन वापस हम सोने की चिड़िया के रूप में अपने आप को पूरे विश्व में स्थापित करने में अपनी काबिलियत हासिल करें। और सर, भारतीय जनता पार्टी इंडिया के अंदर क्या क्या करना चाहती है, उनके नेक्स्ट प्लान क्या क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटो है कि भारत विश्व गुरु बने। और वो विश्व गुरु बनने के लिए हमारे को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे को हमारी इंडस्ट्री में डिपेंडेबल बनना पड़ेगा। हमारे जो शिक्षा का स्तर है उसमें हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे कितने मेडिकल कॉलेज पूरे भारतवर्ष में खुले हैं, अभी 200 से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जो हमारे स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाते थे MBBS के लिए। अब आने वाले समय में और भी सैकड़ों कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारे जो विद्यार्थी है यहाँ के, उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में देश इंडस्ट्री में डिपेंडेबल हो, देश इंडस्ट्री के साथ साथ देश शिक्षा के अंदर में डिपेंडेबल हो कि शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। वो ही नहीं है, हमारा जो उत्पाद है, जो चाइना से हमारा हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है कि जो विश्व के अन्य देश है चाइना का माल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। हमारा माल क्वालिटी में नंबर 1 होता है, लेकिन चाइना से थोड़ा इसलिए महंगा होता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा लंबे समय तक इसका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे को विश्व में स्पर्धा बढ़ाने के लिए हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनमें हमारे को और आगे बढ़ना पड़ेगा। वो ही नहीं है, हमारा जो मेडिकल क्षेत्र है, मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा टूरिज्म है। विश्व के अनेक देश है जहाँ पर आप जाइए, आप हार्ट का ऑपरेशन कराइए ना अमेरिका में, आपके 10 गुना ज़्यादा पैसा लगता है। वही हार्ट का ऑपरेशन आपका भारत के अंदर में 10% में भी हो जाता है। तो ये हमारी एक सुगंध है, ये भारतवर्ष की एक पहचान है। और कुशलता से हमारे डॉक्टर वो सभी काम करते हैं जो विश्व के अन्य टेक्निकल कॉलेजों में किए जाते हैं, और वो केवल 10% प्राइस के अंदर में कर दिए जाते हैं। इसलिए हमारे को आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी लगातार हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये एग्जाम्पल अभी देखें ना आप, कोरोना काल में 9 महीने के अंदर में
हमने हमारा इंजेक्शन प्रोड्यूस किया और 200 करोड़ के करीब इंजेक्शन पूरे भारतवर्ष में भारत के नागरिकों को लगे और वो कोरोना से सेफ हो गए, उनको सेफ गार्ड मिल गया। पहले क्या हुआ करता था, जब कोई ऐसी महामारी आती थी तो 5 से 10 साल तक देश में इंजेक्शन बनने में लगते थे, और इतनी भयंकर महामारी जिसमें 9 महीनों के अंदर में फील्ड के अंदर इंजेक्शन आया और भारत के लोगों को एक बड़ा रिलैक्स मिला। और वही नहीं, जो गरीब देश थे जिनको इस इंजेक्शन की आवश्यकता थी, उनको भी भारत ने इंजेक्शन एक्सपोर्ट किया, उनका सहयोग किया और पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। तो भारत हर क्षेत्र में लगातार अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ है। और हम सभी विषयों पर अगर बात करेंगे तो ये बहुत लंबा एक डिस्कशन वाला विषय है, जिस पर हम बैठ करके बात कर सकते हैं कि किस तरीके से भारत आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। आज की खास पेशकश में हमारे साथ थे हुसैन खान जी। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।